अब हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य एवं इतिहासकार इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत में हमने देखा पहले फारसी ग्रंथ और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में और विभिन्न ख्यातों को समझा। अब हम अन्य जिन्होंने रचनाएं की राजस्थान के इतिहास से संबंधित और उससे हमें राजस्थान के विभिन्न राजाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड का प्रमुख एक तरह से स्थान है। कर्नल टॉड का एनल्स, उनका ग्रंथ कि वो किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है, कौन कौन से राज्यों की। सूर्यमल मिश्रण, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू और जगदीश सिंह गहलोत, इन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन बातों का उल्लेख किया है और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का जो वर्णन किया है उसको हम विस्तार से समझेंगे। जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड जो 1817 से 1822 ईस्वी के मध्य टॉड को पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। इस अवधि में टॉड ने राजपूत राज्यों के इतिहास से संबंधित सामग्री को जुटाने का पूरा प्रयास किया। तो कर्नल टॉड को जब राजपूत राज्यों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनकी रुचि राजपूत राज्यों की गतिविधियों में विशेष रूप से रही। तो उन्होंने अधिक से अधिक उनसे संबंधित राजपूत राज्यों से संबंधित जो जानकारियाँ थी बारीकी से उनका अध्ययन किया, उनको समझा। उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ एनल्स का प्रथम खंड 1829 ईस्वी में और दूसरा खंड 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं एनल्स में। उसका पहला खंड तो 1829 ईस्वी में प्रकाशित होता है और दूसरा खंड 1832 ईस्वी प्रकाशित होता है। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ उनकी मृत्यु के बाद 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका जो पश्चिमी भारत की यात्रा नामक जो ग्रंथ है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है। टॉड का एनल्स में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं या मतलब समझाने का प्रयास किया है उसको हम समझेंगे। राजस्थान और राजपूतों के बारे में यह एक प्रकार की विश्वकोश है। तो राजस्थान राजाओं का स्थान और वहाँ पर जो राजा राज कर रहे थे उनके बारे में यह एनल्स जो है वो एक अपार भंडार के समान है जो पर्याप्त जानकारी देता है। इसमें समस्त भारतवर्ष प्राचीन इतिहास की ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध होती है। एनल्स के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूताने की वंशावली, तात्कालिक सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास है। तो एनल्स के क्या है, प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति यानी राजस्थान जिसको वर्तमान में कहते हैं, तो उसकी जो भौगोलिक दशा क्या है, मतलब किस प्रकार का भौगोलिक वातावरण है, रेगिस्तानी एरिया कितना है, रेतीला प्रदेश और कितने भूभाग में मतलब किस प्रकार की मतलब कृषि की जाती है, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। और राजपूताने की वंशावली मतलब वंश परंपरा उसको दर्शाया गया है कि किसके बाद कौन राजा, और तत्कालिक सामंत व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने कर्नल टॉड ने बताया है कि सामंत व्यवस्था किस प्रकार से भारतीय आर्थिक दशा के लिए नुकसानदायक भी थी और
वीर भूमि मेवाड़ के इतिहास का भी उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया प्रथम खंड में। दूसरे खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास है। तो जो दूसरा खंड है एनल्स का, उसमें किसका सा वर्णन है? मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास है। टॉड के एनल्स के प्रकाशन के पूर्व यूरोप वासियों की राजपूत जातियों के बारे में ना तो विशेष जानकारी थी, मतलब यूरोप वासियों जो थे वो राजपूतों के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते थे। जब एनल्स का प्रकाशन हुआ तो इससे भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई यूरोप वासियों को, और ना ही रुचि कर्नल टॉड के मारवाड़ों, हाँ नहीं रुचि रखते थे, लेकिन कर्नल टॉड को मारवाड़ जो मराठों से विशेष चिढ़ थी। या तो यूँ कह सकते हैं कि मराठे जो उस समय हस्तक्षेप की नीति अपनाए हुए थे राजस्थान में, और भाड़े के सैनिक उपलब्ध करा रहे थे, जिससे कि राजपूतों में आपसी संघर्ष छिड़ा हुआ था। एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा के विरुद्ध मराठा सैनिकों को एक तरह से किराए पे लेता था, तो इससे उनको इससे वो काफ़ी चिड़े हुए थे मराठों से। तो हमने देखा टॉड का एनल्स, तो ये प्रथम खंड और द्वितीय खंड में किन किन राज्यों के बारे में उन्होंने बताया है। अब इसके बाद देखेंगे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, इनकी रचना का नाम है वंश भास्कर। तो वंश भास्कर में वर्णित इतिहास का क्षेत्र बड़ा लंबा चौड़ा है। सूर्यमल मिश्रण का मुख्य ध्येय बूंदी वंश के हाड़ा शासकों का इतिहास लिखना रहा है। मतलब बूंदी वंश के जो हाड़ा शासक थे, जैसे कि सुरजन राय हाड़ा का भी नाम आता है, वैसे बूंदी वंश के हाड़ा शासकों का इतिहास इनका प्रमुख ध्येय रहा है। उनका मुख्य ध्येय था कि वंश भास्कर राजपूताना का ही बल्कि उत्तरी भारत का इतिहास समाया हुआ उनके, मतलब इनका मुख्य ध्येय तो बूंदी वंश के हाड़ा राजपूत शासकों का ही वर्णन लिखना रहा मुख्य ध्येय। लेकिन इन्होंने राजस्थान की जो उत्तरी भारत का जो इतिहास है वो भी इस वंश भास्कर में देखने को मिलता है। ग्रंथ के प्रारंभ में अग्निवंशी क्षत्रियों की चारों शाखाओं प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान का वर्णन किया गया है, जिनको बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। बूंदी राजवंश का जिन राजवंशों से संबंध रहा उनके इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला। अब इसके साथ साथ उन्होंने बूंदी राजवंश के बारे में तो बताया ही, साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया वंश भास्कर में कि बूंदी शासकों का राजस्थान के अन्य शासकों के साथ कैसा संबंध रहा, किन किन राजाओं के साथ संबंध रहा, इसका भी विस्तार से उल्लेख देखने को मिलता है। वंश भास्कर की रचना के लिए महाकवि ने उस समय में उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों का पूरा उपयोग किया, मतलब विभिन्न साधनों को अध्ययन, अध्यापन और निरीक्षण करते हुए उन साधनों का उपयोग किया और वंश भास्कर को लिखा। वंश भास्कर ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद देखते हैं कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, इनको उपाधियों से ब्रिटिश सरकार, भारत की ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर हिंद और कवि राजा और महामहोपाध्याय उपाधि सम्मानित किया गया था। इनकी जो योग्यता को देखते हुए तो इसको समझेंगे महामहोपाध्याय कवि राजा श्यामल दास ने 1871 ईस्वी में वीर विनोद लिखना प्रारंभ किया। वीर विनोद जो इनकी प्रमुख ग्रंथ है, जो शायद 1892 ईस्वी के आसपास छपकर तैयार हुआ, यानी काफ़ी समय लगा इसके अंदर। इस ग्रंथ की रचना में लगभग 21 वर्ष में लगे इस रचना कंप्लीट होने में। चारों खंडों में उपलब्ध वीर विनोद 2259 पृष्ठों वाला विशाल ग्रंथ है। तो 2259 पृष्ठों वाला विशाल ग्रंथ, इसी से पता लगता है कि ये कितना बड़ा ग्रंथ है, और 21 वर्ष लगे, जिसमें महाराणा शंभू सिंह और उसके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह ने वीर विनोद की रचना में पूरा
बहुत विशेष इसमें सहयोग रहा। वीर विनोद मुख्य रूप से उदयपुर राज्य का इतिहास है, उदयपुर राज्य का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया वीर विनोद में। परंतु प्रसंगवश इसमें उन सभी राज्यों का इतिहास दिया गया है जिनका उदयपुर राज्यों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध था। मतलब उदयपुर राज्य के साथ साथ उदयपुर राज्य के साथ जिन राज्यों का संबंध रहा, उनकी क्या गतिविधियां रही, उनका भी उसमें उल्लेख वीर विनोद में देखने को मिलता है। और वीर विनोद की रचना से प्रसन्न होकर भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और महाराणा ने उसे कवि राजा की उपाधि से विभूषित भी किया महाराणा ने। इसके बाद उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कवि राजा श्यामल दास कितने विद्वान थे और उन्होंने वीर विनोद रचना के माध्यम से उदयपुर राज्य के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया और उनको 3 उपाधियों से सम्मानित किया गया। कवि राजा के केसरे हिंद के नाम की उपाधि और महामहोपाध्याय की उपाधि से। इसके बाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को उदयपुर संग्रहालय के निर्माण का काम दिया गया, सौंपा गया। ओझा जी को उदयपुर संग्रहालय के निर्माण का काम सौंपा गया। उन्होंने 20 वर्ष तक उदयपुर संग्रहालय में नौकरी भी की। मतलब जो म्यूजियम था उदयपुर का, उसमें उन्होंने 20 वर्ष तक कार्य किया और उन्हें अपनी जिम्मेदारी से निभाई। 1908 ईस्वी में उन्हें राजस्थान म्यूजियम का क्यूरेटर अध्यक्ष बना दिया गया। कल 1908 ईस्वी में राजस्थान का क्यूरेटर अध्यक्ष बनाया गया। ओझा जी ने इस पर 30 वर्ष तक कार्य किया और 1911 ईस्वी में उनकी सिरोही राज्य का इतिहास ये प्रकाशित हुआ। मतलब उन्होंने जो सिरोही राज्य का इतिहास लिखा वो उसका प्रकाशित हुआ 1911 में। इसके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के गोइल सिसोदिया राज्यों का इतिहास उन्होंने लिखा। इसके बाद बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा और इसके बाद जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। ओझा जी सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उन्हें लिपिमाला तथा स्थापत्य कला की विशेष जानकारी थी। तो ओझा जी के एक तो पुरातत्ववेत्ता और उन्हें लिपिमाला और स्थापत्य कला की विशेष जानकारी भी थी। तो ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे और स्थापत्य कला का उन्हें विशेष ज्ञान था। मुंशी देवी प्रसाद, वे 16 वर्ष की अवस्था में टोंक राज्य की सेवा में नियुक्त हो गए थे। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 16 वर्ष की आयु थी जब वो टोंक के राज्य की सेवा में लगे। और मुंशी देवी प्रसाद ने कई फारसी ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। मतलब फारसी की जानकारी भी वो रखते थे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में अनुवाद किया। कौन कौन से ग्रंथ थे? बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, ये प्रमुख ग्रंथों का उन्होंने स्वतंत्र रूप से जो अनुवाद किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की जीवनी, मतलब जोधपुर नरेश कौन? जसवंत सिंह की जीवनी, उदयपुर तथा जयपुर शासकों की जीवनी, मारवाड़ की जातियों तथा उपजातियों का वृत्तांत उन्होंने लिखा। स्वप्न राजस्थान उनकी महत्वपूर्ण रचना है। स्वप्न राजस्थान उनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार मुंशी देवी प्रसाद जो है वो राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी स्वप्न राजस्थान के माध्यम से देते हैं। और उन्होंने जो अनुवाद किया फारसी ग्रंथों का हिंदी भाषा में, उसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा और जहांगीरनामा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद रामनाथ रत्नू ने राजस्थान का इतिहास लिखा है और जयपुर नरेश माधव सिंह की विशेष कृपा में देखकर, मतलब ये पहले माधव सिंह के उसमें रहे लेकिन उन पर विशेष कृपा नहीं देखी तो उनकी अपने ऊपर, तो रामनाथ जी जोधपुर राज्य की सेवा में वे चले गए।
रामनाथ जी जोधपुर राज्य की सेवा में चले गए, वहां से ईडर और फिर किशनगढ़ राज्य की सेवा की। राजस्थान का इतिहास उनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये भी अपने आप में विद्वान थे, जो पहले तो ये कहाँ रहते हैं, जयपुर नरेश माधव सिंह के यहाँ, पर उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बाद वो रामनाथ जी जोधपुर के यहाँ राज की सेवा में चले जाते हैं और राजस्थान के इतिहास में उन्होंने राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। जगदीश सिंह गहलोत उन्होंने 3 खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा है। 3 खंड हैं राजस्थान का संपूर्ण इतिहास। प्रथम खंड 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी गोइल सिसोदियों राज्यों के साथ करौली के यादव तथा जैसलमेर के भाटी और राजघराने का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। करौली के यादव तथा जैसलमेर के भाटी राजघराने का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। दूसरा खंड उनकी मृत्यु के बाद 1960 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जिसमें जयपुर आमेर के कछवाहा राज तथा अलवर के नेहरू का राज का इतिहास है। तो ये 1960 में भी प्रकाशित होता है उनका दूसरा खंड, जो राजस्थान का संपूर्ण जो इन्होंने इतिहास लिखा। तो 1970 में 37 में प्रकाशित हुआ प्रथम खंड, और जिसमें राजस्थान के सभी गोइल सिसोदियों राज्यों के साथ करौली के यादव का जैसलमेर के भाटी राजघरानों का विवरण है। और दूसरे खंड में उनकी मृत्यु के बाद 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें जयपुर आमेर के कछवाहा राज तथा अलवर के नेहरू का राज का इतिहास है। जगदीश सिंह गहलोत की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने उनके अधूरे कार्य को पूरा किया, जिनका नाम था सुखबीर सिंह गहलोत। तो आज हमने इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य एवं इतिहासकार के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड, जिनकी राजस्थान के इतिहास में विशेष रुचि रही, उसका विवरण उन्होंने टॉड जो एनल्स में प्रस्तुत किया है। और एनल्स पे उन्होंने यूरोप वासियों को राजपूत परंपरा से अवगत कराया। और एनल्स के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास है। और दूसरे खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास है। इसके बाद सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर में वर्णित इतिहास का क्षेत्र बड़ा ही लंबा चौड़ा है। सूर्यमल मिश्रण का मुख्य ध्येय बूदी वंश के हाड़ा शासकों का इतिहास लिखना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उत्तरी भारत का इतिहास भी उस पर प्रकाश डाला है। ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने ये भी बताया कि जो अग्निकुंड से 4, जिसमें प्रत्यार चालू परमार चौहान की उत्पत्ति के बारे में बताया। वंशवास की रचना के लिए महाकाव्य उस समय में उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों पर पूरा प्रयोग उन्होंने किया। और वंशवास पर एक ऐतिहासिक उनकी रचना। कवि राजा श्यामल दास, इनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए इन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद और बाद में महाराणा ने इन्हें कवि राजा की उपाधि और इसके बाद उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि पहले ये उदयपुर संग्रहालय में 20 वर्ष तक रहते हैं और 1908 में उन्हें राजस्थान म्यूजियम का क्यूरेटर अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ओझा जी ने इस पद पर 30 वर्ष तक कार्य किया। और 1911 ईस्वी में उनकी सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के गोइल सिसोदिया राज्यों का इतिहास उन्होंने लिखा। इसके बाद बीकानेर राज्य का इतिहास भी, इसके बाद जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। ओझा जी सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और लिपिमाला तथा स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे। मुंशी देवी प्रसाद जिन्होंने फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा इसमें प्रमुख रूप से ग्रंथ आते हैं। और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की जीवनी, उदयपुर तथा जयपुर शासकों की जीवनी, मारवाड़ की जातियों
उपजातियों वृत्तांत उन्होंने लिखा। रामनाथ रत्नू जो कि पहले जयपुर नरेश माधव सिंह के दरबार में रहते हैं, पर वो विशेष कृपा का मिलने के कारण वो फिर कहाँ चले जाते हैं, जो रामनाथ जी जोधपुर राज्य की सेवा में चले गए। वहां से ईडर और फिर किशनगढ़ राज्य की सेवा उन्होंने की रामनाथ जी। जगदीश सिंह गहलोत, उन्होंने 3 खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा है। प्रथम खंड 1937 ईस्वी प्रकाशित हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी गोइल सिसोदिए राज्यों के द्वारा करौली के यादव तथा जैसलमेर के भाटी राजघरानों का विवरण है। दूसरा खंड उनकी मृत्यु के बाद 1960 में प्रकाशित होता है और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है सुखबीर सिंह गहलोत वो अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। तो आज हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक एवं इतिहासकारों के बारे में जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।